बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, ठीक है, तो हमने करंट का कॉन्सेप्ट लिया और करंट का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व की और उसके बाद मैंने आपको दिखाया, एक प्रॉब्लम दिखाई कि जब भी हम एक कंडक्टर को चलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर बेटा एक फोर्स पड़ता है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से आपको एक मैकेनिकल वर्क करना होता है और जितनी रेट पे आप जो वर्क करते हैं, जो दैट मींस आपका जो मैकेनिकल पावर है, ठीक है, तो हमने वो पावर निकाला। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया बेटा, हमने एक रेल लिया था ऐसे और इसके ऊपर मैंने आपको एक कंडक्टर रखा था और बेटा जब हम इस कंडक्टर को चलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर एक करंट चलती है, पूरे लूप के अंदर एक करंट चलती है और बेटा जो यहां पे करंट चलती है थ्रू दिस रेजिस्टेंस जो मैंने कल आपको दिखाया था, ठीक है, तो यहां पे जो ये करंट चलती है तो इसकी वजह से यहां पे एक फोर्स पड़ता है आई क्रॉस बी, और ये फोर्स जो है ये पीछे की डायरेक्शन में पड़ता है ऐसे। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया, ये फोर्स जो था दैट वाज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ये फोर्स इसके बराबर आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v पे चलाना है, आपको एक फोर्स यहां पे एक्सर्ट करना होगा, ठीक है, और ये फोर्स जो है ये बराबर इसके होना चाहिए अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाओगे। और जब हम यहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, हमें यहां पे काम करना पड़ता है, ठीक है, इसको चलाने के लिए, और जिस रेट पे हम काम करते हैं दैट इज द पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी व्हिच वाज इक्वल टू बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया कि अगर आप ये मैकेनिकल काम कर पाए, अगर आप ये पावर सप्लाई कर पाए, तब जाके ये रॉड यहां पे चलेगा, राइट साइड की तरफ बेटा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये चलना इसका डिफिकल्ट है क्योंकि इसको पीछे से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो दिस वाज द पावर। और फिर मैंने आपको ये भी दिखाया था उस न्यूमेरिकल में जो जिसमें मैंने आपको ये दिखाया, वहां मैंने दिखाया था कि जो आप मैकेनिकल पावर यहां पे इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं ताकि यहां की तरफ चले, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर यहां पे जनरेट होता है। रेजिस्टर के अंदर जो हीट डेवलप होगी, लाइट होगी, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स क्या है, ठीक है, तो वहां पे बराबर उतना ही पावर आपको वापस मिलता है। दैट मीन्स ये जो भी यहां पे हो रहा है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और यहां पे वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको राइट चलाएंगे उस टाइम पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है और इसके ऊपर जो फोर्स पड़ता है वो पीछे की तरफ पड़ता है। अगर आप इस रॉड को बेटा पीछे की तरफ ले जाएंगे उस टाइम पे बेटा इस पे ऊपर जो फोर्स होगा वो राइट तरफ होगा। दैट मींस इस रॉड को राइट चलाना या लेफ्ट चलाना दोनों डिफिकल्ट होंगे, और इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने में जो आप यहां पे मैकेनिकल पावर सप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो वो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होकर आपको वापस मिलेगा। ये मेरा पिछला टॉपिक था जहां पे मैंने एंड किया था बेटा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, a wire of length 1 meter is moving at a speed of 2 meter per second perpendicular to its length and in a homogeneous magnetic field 0.5 Tesla. The ends of the wire are joined to a circuit of resistance 6 ohm. The rate at which the work is being done to keep wire moving at constant speed is. बेटा बहुत आसान है, ये कोई मसला ही नहीं है बेटा। ये बोलता है कि हमारे पास ऐसा ही एक सर्किट है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पे बेटा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पे हम एक वायर लेते हैं जिस वायर की लेंथ ये बोलता है 1 मीटर के बराबर है, इसको चलाया जाता है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, एंड होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ अगर हम लेंगे दैट इज इक्वल बेटा 0.5 टेस्ला, ठीक है। आपको बताना है कि इसको चलाते रहने में, यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलाते रहने में आपको कितना मैकेनिकल पावर यहां पे सप्लाई करना होगा। सो दैट मींस इट इज अ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सबके वैल्यूज है, आप इसमें डाल के आंसर निकाल सकते हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ, ये कोई ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल बेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट था जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन सा मैकेनिकल पावर क्या है क्या नहीं है, तो उसको
जहन में रख के उसके बाद आप इसको बेटा सवाल को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो इट्स वेरी इजी, वी कैन मूव ऑन। हाँ, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आपके लेवल का है, आपके लायक है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है। हम इस सवाल को बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पी क्यू इज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा पी क्यू इज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, जाहिर सी बात है इसके अंदर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यही प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैंने अभी सवाल पूरा नहीं पढ़ा है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा। हमारा राइट हैंड साइड पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। ए बी एंड सी डी आर स्मूथ कंडक्टिंग रॉड्स। ए बी एंड सी डी आर स्मूथ कंडक्टिंग रॉड्स, यानी यहां पे ये कॉपर की वायर है, ये भी कॉपर की वायर है, ठीक है। Smooth conducting rods on which a conductor EF moves with constant velocity, जिनके ऊपर यानी इस वायर और इस वायर के ऊपर एक कंडक्टर है और ये स्मूथली इसके ऊपर बेटा मूव कर रहा है, ठीक है। As shown, the force needed to maintain constant speed of EF is, तो जो यहां पे ये EF नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने के लिए फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से ही लगता है डिफिकल्ट है, ऑप्शंस देखने से तो लगता है खतरनाक चीज है, लेकिन खतरनाक चीज नहीं है बेटा। मैंने आपकी जो बेस बनाई है, आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दी है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को इस्तेमाल करके हम बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से करना क्या है, हम यहां पे पावर वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली वही करना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर दोनों में से एक कर लेंगे इस्तेमाल, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पे जो इस रॉड के ऊपर ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा ईएफ के ऊपर, क्योंकि ईएमएफ जब डेवलप होगा करंट चलेगी तब पावर निकल आएगा, तो ईएफ के ऊपर कितना ईएमएफ डेवलप होगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम बेटा दिखाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपको दिखाया हुआ है एक प्रॉब्लम, मैंने आपको दिखाई थी कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर होगा ऐसे, तो अगर आप एक कंडक्टर को बेटा ऊपर की तरफ ले विद वेलोसिटी v या नीचे की तरफ ले विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो ईएमएफ जो वहां पे डेवलप होता है उसका कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था। आप चेक कीजिएगा प्रीवियस वीडियो, एक न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने ये किया था, उसमें हमने इंटीग्रेशन इस्तेमाल की थी आपको याद दिलाने के लिए। dx यहां पे लिया था, ठीक है, ये x डिस्टेंस पे था, यहां से लेकर यहां तक a था, और बेटा यहां से लेकर यहां तक कंडक्टर की लेंथ जो थी वो l थी। तो ईएमएफ जो डेवलप हुआ था वो ईएमएफ डेवलप हुआ था बेटा म्यू नॉट IV डिवाइडेड बाई 2 पाई, उसके बाद लॉग था, और उसके बाद यहां पे था बेटा a प्लस एल डिवाइडेड बाई बेटा यहां पे a था। आप बेटा रिकॉल कीजिए म्यू नॉट IV बाई 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस एल डिवाइडेड बाई a, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही था। हाँ, ये यहां पे ईएमएफ डेवलप हो गया था इसके ऊपर। मैंने आपको ये पढ़ाया था किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो न्यूमेरिकल है इसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यही फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। आप बेटा ध्यान से देखिए, हमारी जो न्यूमेरिकल है उसमें भी ये कंडक्टर यहां पे, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, एक कंडक्टर है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो ईएमएफ यहां पे डेवलप होगा वो वही होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसके बराबर ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर ये इसके बराबर ईएमएफ आएगा इसके अक्रॉस, इसी ईएमएफ की वजह से यहां पे करंट वगैरह चलेगी तो पावर की रिलेशन आएगी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं यहां पे यही ईएमएफ इस्तेमाल करके पावर की रिलेशन को निकालूंगा, लेकिन मैं यहां पे करंट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ईएमएफ है, मेरे पास पावर की इक्वेशन ईएमएफ के हिसाब से होती है। जो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, आप इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, मैकेनिकल पावर, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो इक्वेशन हमारे लिए कन्वीनियंट होगी हम वही इस्तेमाल करेंगे। मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल पावर जो है दैट इज इक्वल टू बेटा I स्क्वायर R। अब क्योंकि मेरे पास करंट नहीं है तो करंट को निकालना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। मैं एक काम करूंगा, मैं करंट को इस्तेमाल करूंगा ही नहीं बेटा। मेरे पास एक और पावर की रिलेशन है एंड दैट इज बेटा E स्क्वायर बाय R। इससे भी हम बेटा पावर निकाल सकते हैं। सो E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन यहां पे लिखी E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, पावर के बदले मैंने कल भी दिखाया था, पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू बेटा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्स जो मैंने कल आपको दिखाया था,
और ये क्वेश्चन में यही फोर्स पूछ रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा आर वी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वी। तो हमारा आंसर निकल गया, यानी आपको जो फोर्स चाहिए होगा कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर आरवी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैंने आपको यहां पे दिखाया था, पिछले न्यूमेरिकल में दिखा था, यहां पे डिराइव नहीं किया बेटा, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे सवाल आते हैं, आपने भी देखा, वहां पे पहले प्रॉब्लम कराई, अभी तो सवाल आ गया आपके सामने, पता नहीं किसी एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको यहां पे इस्तेमाल करेंगे ई स्क्वायर के बदले, तो आपका जो आंसर आएगा दैट मींस एफ विल बी इक्वल टू 1/rv को मैं पहले ही लिखूंगा नीचे, अब ई का स्क्वायर है, इट इज बेटा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई, उसके बाद यहां पे आएगा लॉग, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा बेटा, फर्क क्या आएगा यहां पे, अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे यहां से यहां तक तो a है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक b है। आपको याद है जो हमारी पिछली न्यूमेरिकल थी उसमें यहां से लेकर यहां तक a था, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक l था, तो हमारा एक फैक्टर आता था a प्लस एल लॉग के अंदर, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a प्लस एल, लेकिन हमें इसके बदले यहां पे स्मॉल b दिया हुआ है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे a प्लस एल लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे b लिखने की जरूरत है, a तो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाय a, ठीक है, टू द बेस e, इसी का करना है बेटा स्क्वायर, और ये हमारा बेटा आंसर निकलता है। इतना बड़ा आंसर है, लेकिन बड़ा आंसर नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी की हुई है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे यहां पे मैंने b बाई ए लिखा, जबकि मैंने जो ऊपर वाली फॉर्मूला लिखी थी वो मैंने इस तरीके से लिखी थी बेटा, a प्लस एल डिवाइडेड बाई ए प्लस एल मींस वायर के इस एंड तक टोटल में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। और हमारे न्यूमेरिकल में ये सारी डिस्टेंस जो है ये b के बराबर दी गई थी, तो a प्लस एल के बदले मैंने यहां पे b लिखा, जबकि ये वाली डिस्टेंस जो थी ये a के बराबर ही थी, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो उस हिसाब से बेटा ये न्यूमेरिकल जो है इतनी डिफिकल्ट होने के बावजूद भी आपने बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, बेटा जेई लेवल का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, यह आपके सामने म्यू नॉट आई एन 1/VR 1/2VR V/R, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, डेफिनेटली 1/VR, बाकी म्यू नॉट आई वी 2 पाई लॉन b बाई a, इस सब का यहां पे स्क्वायर करना है, दिस इज हाउ वी डू द न्यूमेरिकल्स बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पावर डिसिपेशन पे यहां पे न्यूमेरिकल दिखाया। बेटा आगे बढ़ते हैं, अब मेरी जो आदत है मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि पिछले टॉपिक का आगे वाले टॉपिक के साथ कनेक्शन हो बीच में, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक जो मैंने आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया वो ये बताया कि जब आप एक कंडक्टर को चलाते हैं जिसका सर्किट पूरा कंप्लीट है, उसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स आ जाता है, ठीक है, और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको काम करना जरूरी होता है। अगर आप बेटा काम कर लेते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर चलेगा, करंट चलेगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कंडक्टर नहीं चलेगा, ठीक है। कंडक्टर जो है वो रुक जाएगा। मान लीजिए आपने कंडक्टर को कुछ वेलोसिटी दे दी और उसके बाद छोड़ दिया काम करना, तो कंडक्टर थोड़ा सा आगे चल के बेटा रुक जाएगा। अब ये कंडक्टर कितना आगे चल के रुक जाएगा, कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है, हम उसी का यहां पे बेटा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। देखिए बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है जिसके अंदर ये डिस्कस होगा बेटा, याद रहे कनेक्शन जो टॉपिक्स का है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने टॉपिक पढ़ा एक यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, अगर हम उसको मूव, उसके ऊपर अगर हम कंडक्टर को बेटा मूव कराते हैं, ठीक है, एक बैकवर्ड फोर्स होता है। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पे पहले एक प्रॉब्लम है, मैं इसको पढ़ता हूं। ए बार ऑफ मास m एंड लेंथ l मूव्स ऑन टू फ्रिक्शनलेस parallel rails in presence of a uniform magnetic field directed into the page. The bar is given an initial velocity v0 to the right and released. Find the velocity of the bar as a function of time. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सवाल क्या है। सवाल बेटा ये है, हमारे पास जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, हमारे पास यहां पे एक यू शेप्ड कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस को मैं यहां पे R से रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास एक रॉड है बेटा, ठीक है, मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड को मैं यहां पे इन दो रेल्स पे, पैरेलल रेल्स पे चलाता हूं, ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली चलाता नहीं हूं, मैं इसको धक्का देता हूं और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा v0 है, और धक्का देने के बाद छोड़ देता हूं।
तो जैसे मैं धक्का देने के बाद इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, जब तक ये चलेगा तब तक यहां पे बेटा करंट चलेगी। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लीजिए क्या इस क्वेश्चन ने ही दिया है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहां पे जो करंट चलेगी उस करंट की वजह से बेटा एक बैकवर्ड फोर्स आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये फोर्स यहां की तरफ आएगा। तो अगर आपने खाली धक्का दे दिया विद वेलोसिटी v0, इसको धक्का लग गया और आपने छोड़ दिया, तो वेलोसिटी की वजह से थोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी की वजह से थोड़ा आगे चलेगा, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे कम कम होती जाएगी, ठीक। हम यहां पे यही कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि वेलोसिटी किस तरीके से कम होती जाएगी बेटा, ठीक है। याद रहे इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है ये बेटा, ठीक। ऐसी प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक काम करेंगे, मैं यहां पे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है ये जो रॉड है यहां पे, ये रॉड जो है इसके ऊपर एक फोर्स पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, और फोर्स जो पड़ रहा है दैट इज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय बेटा आर। जब भी ये रॉड चलेगी ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। पावर की रिलेशन में याद रखिएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन अगर हम खाली फोर्स देखते हैं दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब ये जो फोर्स पड़ रहा है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है। रॉड इस डायरेक्शन में चली, मैंने रॉड को खाली धक्का दे दिया, तो जैसे मैंने रॉड को खाली धक्का दे दिया तो इसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ आएगा, तो यकीनन ये फोर्स जो है ये रिटार्डेड फोर्स होगा, यानी इसमें रिटार्डेशन आएगी। सो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर, क्योंकि फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे आ रहा है। तो फोर्स बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे एक काम करूंगा, मैं इस इक्वेशन को आगे ले जाता हूं, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा which implies force you know can be written as mass into acceleration is equal to minus b square l square v divided by r, and you know that बेटा मुझे velocity निकालना है as a function of time। इसका मतलब ये है कि mass into शाबाश dv by dt will be equal to minus b square l square v divided by r। This is how we can write the equation of motion बेटा। तो यहां पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन इसलिए करनी है क्योंकि इस इक्वेशन में बेटा डिफरेंशियल टर्म्स है, हम इस डिफरेंशियल टर्म को खत्म करके एक अच्छी खासी इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन इज एन ऑप्शन, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए बेटा वेरिएबल जो है वो सेपरेट होने चाहिए। याद रहे हमारे पास एक वेरिएबल बेटा वेलोसिटी है, एक वेरिएबल टाइम है, तो हम इन दो वेरिएबल्स को इक्वेशन के दो साइड पे रखेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा डीवी, डीवी अपनी जगह पे है, यहां का v जो है वो मैं यहां पे नीचे लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बाकी जो टर्म्स है दैट इज बेटा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, उसके बाद यहां पे आएगा बेटा आर एम, आर एंड एम, और उसके बाद यहां पे जो dt था ये मैं यहां पे ले जाऊंगा, ठीक है। मैंने टाइम का वेरिएबल एक साइड पे लिया, वेलोसिटी का वेरिएबल एक साइड पे लिया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे खाली वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पे टाइम है। आप बोलेंगे सर बाकी टर्म्स भी तो है, भाई बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए या राइट हैंड साइड पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन करेंगे इनको तो बाहर ही निकलना है। दैट मींस बी इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट आप इस साइड पे रखिए या इस साइड पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग साइडों पे होने चाहिए, ताकि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन हो बेटा, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही मैंने इनको सेपरेट किया, मैं यहां पे इंटीग्रेशन की कॉल दूंगा। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब बेटा यहां पे हम इंटीग्रेशन की कॉल देंगे, इंटीग्रेशन में आपको यहां पे आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dv by v, on the right hand side integration of minus b square l square v, sorry v नहीं है,
So it is b square L square divided by बेटा r into m and then बेटा dt। अब जब मैं यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा ना, मुझे यहां पे बाज़ाब्ता लिमिट्स देने होंगे, ठीक है। लिमिट्स क्या है? जब मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा, वेलोसिटी इज वेरिएबल, तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि न्यूमेरिकल में बताया गया था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसको धक्का दिया गया था, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज बेटा v0, ठीक है। अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी v0 है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी बेटा डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, so I'll write that initially at time t equal to 0 its velocity is v0। उसके बाद जब टाइम बढ़ता जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली डिक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो भी होगी वो मैं यहां पे लिखूंगा। दैट मींस I can write that initial velocity is v0, final velocity we don't know, let we keep that velocity as v। और ऐसे ही बेटा यहां पे initial time जो है वो मैं 0 मान लेता हूं और final time जो है वो t है, यानी t इक्वल टू 0 पे मैंने धक्का मारा था, इसकी ये वेलोसिटी थी, उसके बाद जो टाइम हुआ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बेटा v है। हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमें v का वैल्यू यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको बेटा आगे सॉल्व कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई वी, इट इज 1 बाई वी dv, तो आपको बेटा पता होगा यहां पे log आएगा टू द बेस e, और इसके जो लिमिट्स होंगे दैट विल बी v0 टू v। ऑन द राइट हैंड साइड बेटा माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर r और m कांस्टेंट है, बाहर निकल आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt यहां पे आएगा फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पे कल भी मैंने आपको बताया था, यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा log ऑफ v आएगा, log ऑफ v आएगा, माइनस log ऑफ v0 आएगा, ठीक है। पहले अपर लिमिट दिया, फिर लोअर लिमिट दिया। ऑन द राइट हैंड साइड बेटा माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर और m, और उसके बाद यहां पे बेटा t आएगा, t माइनस 0 आएगा लिमिट डालने के बाद। बहुत आसान है। अब यहां पे अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, यहां पे आपको मिलेगा log ऑफ v डिवाइडेड बाई v0, ठीक है, to the base e। on the right hand side बेटा माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर और m, ठीक है, और यहां बेटा t आएगा। तो अगर ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस लॉग को यहां की तरफ ले जाता हूं, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, जब हम लॉग को राइट हैंड साइड ले जाते हैं उस टाइम पे लॉग e में कन्वर्ट हो जाता है। सीखा होगा आपने, अगर नहीं सीखा तो कोई मसला नहीं है, मैंने ये वाला लिखा ऑन द राइट हैंड, लॉग के बगैर ऑन द राइट हैंड साइड ये जितना भी यहां पे है ये बेटा e के ऊपर पावर चढ़ेगा, माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर t divided by rm। this is e to the power minus b square L square t divided by rm, ठीक है। ये e जो है it's Euler's number, and then the velocity of the rod will be equal to beta v0 and then e raised to power minus b square L square t divided by rm। This is the velocity of the conducting rod जो कि यहां पे इस रेल के ऊपर होगी। अगर आपने इस रेल को जस्ट यहां की तरफ धक्का दे दिया, जस्ट v0 धक्का देने पे ये रॉड तो चलेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे कम जो हो जाएगी उसको हम कैसे देखते हैं? उसको हम बेटा इस इक्वेशन से देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू v0, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आएगा e रेज्ड टू पावर, एक्सपोनेंशियल टर्म है, e रेज्ड टू पावर माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर आर m। ये जो भी ये सारा कांस्टेंट है, बट दिस इज टाइम t एंड इट हैज अ माइनस साइन बिफोर इट बेटा, ठीक है। तो जैसे ही बेटा टाइम इंक्रीज होता जाएगा, जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा, सामने यहां पे माइनस टर्म है तो ये टर्म बेटा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टाइम 1 सेकंड आएगा, 2 सेकंड पहले आएगा, -1, -2, -3, -4, तो उस तरीके से ये टर्म डिक्रीज होती जाएगी, इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल डिक्रीज विद द टाइम बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फेनोमेना है, और ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि जब आप रॉड को धक्का देते हैं उसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स पड़ता है। अब जो ये इक्वेशन मैंने यहां पे आपको दिखाई बहुत अच्छा था, हमने असल में एक इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा सॉल्व की। यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने यहां पे सॉल्व किया ना, वो ये था कि जो फोर्स इसके ऊपर पड़ रहा है दैट इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, माइनस टाइम इज वेलोसिटी,
इसी इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने दिखाया। तो ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए दिखाई, इससे आपका मैकेनिक्स के ऊपर भी होल्ड होता है कि जब कोई फोर्स किसी चीज पे डिपेंड करता है तो हमें वेलोसिटी कैसे निकालनी होती है। वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा एक्सेलरेशन यहां पे dv/dt के हिसाब से लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं एंड देन इंटीग्रेशन की कॉल देते हैं एंड यू गेट द आंसर, एंड दैट आंसर इज इक्वल बेटा दिस मच। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी विच इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जितना टाइम बढ़ेगा, पहले जीरो होगा, यहां पे अगर मैं t का वैल्यू जीरो लिखता हूं ना बेटा, तो ये सारी टर्म जीरो बन जाएगी। एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन, तो यहां पे वन रहेगा, सो वेलोसिटी इज v0। लेकिन उसके बाद जब टाइम का वैल्यू इंक्रीज होगा, टाइम का वैल्यू इंक्रीज होने पे ओवरऑल यहां पे आपको फॉर एग्जांपल मिलेगा -2, -3, -4, -5, -6। तो जितना टाइम का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये ओवरऑल नेगेटिव टर्म बढ़ती जाएगी, जिससे बेटा इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। अब अगर मैंने आपको यह दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा सकता है, एंट्रेंस में या कहीं पे कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन उस न्यूमेरिकल तक आने में आपको पहले यह चीज पता होनी चाहिए। मैं यहीं पे एक एक्सटेंशन दूंगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है, क्वेश्चन है ये बेटा, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक कंडक्टिंग रॉड को कोई वेलोसिटी दी गई, जैसे कि v0 मैंने यहां पे दी थी, ठीक है, बताइए कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, डिक्रीज तो हो जाएगी ना। तो पहले आपने कोई वेलोसिटी दी है, से फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी। कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 1/3 हो जाएगी। ऐसा सवाल एंट्रेंस में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये सारा फेनोमेना आपके सामने रख दिया। आपको लगा होगा पहले इंटीग्रेशन लॉग वगैरह वो ये, लेकिन बेटा अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको तो करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसमें हमें इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इक्वेशन है, यही इक्वेशन हमारे लिए बेटा शॉर्टकट बनेगा, ठीक है। मैं लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड टाइम, ये दूसरी न्यूमेरिकल है मगर इसी से निकलेगा। फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी becomes half, ठीक है। तो अगर हमें यह टाइम निकालना है तो इक्वेशन ये है। तो सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, गिवन वहीं से बोल रहा है, वेलोसिटी कितनी बननी चाहिए बेटा, ओरिजिनल वेलोसिटी का आधा बनना चाहिए, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी आपने धक्का दे दिया, ठीक है। सो वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू v0/2। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा बेटा यहां पे इक्वेशन में, देयरफॉर v इज इक्वल टू, v के बदले में लिखूंगा बेटा v0/2, क्योंकि वो तो वहीं से गिवन है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास v0 था, उसके बाद बेटा यहां पे e आएगा -b² L² t डिवाइडेड बाय r m। तो यहां पे बेटा v0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बेटा कैंसिल हो गया, आपको यहां पे टर्म मिलेगी, एंड द टर्म विल बी बेटा 1/2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -b² L² t डिवाइडेड बाय rm, ठीक है। अगर मैं बेटा इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करूंगा, 2 को ऊपर चढ़ाऊंगा, इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये माइनस है, इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर -1 है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना, दैट विल बी 2 रेज़ पावर +1। कैसे, 2 रेज़ पावर -1 असल में है क्या, इट इज बेटा 1/2, इसका रेसिप्रोकल तो 2 ही आएगा ना, वो तो 2 आ गया। तो जैसे यहां पे माइनस है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, ठीक है, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, ऐसे आसान होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, वी कैन राइट बेटा 2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर b² L² t डिवाइडेड बाय rm, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, लॉग जब राइट साइड पे लेते e बन जाता है, तो अगर मैं e को लेफ्ट साइड पे लूंगा वो तो लॉग बनेगा, विच इंप्लाइज बेटा log of 2 to the base e is equal to b² L² t divided by rm, ठीक है। एंड देन द टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ, यानी ये t जो है दैट विल बी इक्वल टू r इंटू m, ये इधर जाएगा, उसके बाद आएगा बेटा log of 2 to the base e होल डिवाइडेड बाय b² L²।
दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इतने टाइम में वेलोसिटी जो है ये हाफ हो जाएगी, इतने टाइम। ऐसा ही सवाल मुझे एक और याद है, किसी एग्जाम में आया था। सवाल यह आया था, फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ। ये तो हो गया ये सवाल बेटा, ठीक है। ऐसा ही सवाल आया था, फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स v0 बाई ई, यानी v0 जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है इसको डिवाइड करेंगे e से। जैसे आपने यहां पे लिखा हाफ 1/2 ऑफ v0, 1/2 ऑफ v0, वैसे ही वेलोसिटी कब 1/e v0 के बराबर बनेगी। तो बराबर कैलकुलेशन ऐसा ही चलेगा, खाली हमें 2 के बदले e आएगा। तो 2 के बदले अगर e आएगा तो मैं यहां पे सीधे फाइनल आंसर में ही लिख सकता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन फॉलो करेंगे यही सारा सॉल्यूशन, और आपका जो आंसर आएगा द टाइम ड्यूरिंग विच इट हैपेंस इज इक्वल बेटा r इंटू m, और उसके बाद आएगा log ऑफ, यहां पे तो 2 था सो यहां पे log e आएगा टू द बेस e डिवाइडेड बेटा b स्क्वायर l स्क्वायर। कहने की बात यह है कि log ऑफ e बेटा 1 के बराबर होता है, log ऑफ e टू द बेस e 1 के बराबर होता है। सो द टाइम इज इक्वल टू बेटा r इंटू m डिवाइडेड बाई b स्क्वायर एंड l स्क्वायर। नाउ दिस टाइम, जिसको मैंने यहां पे क्वेश्चन की शक्ल में दिखाया, दिस टाइम हैज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस है इस टाइम की। आप देखिएगा जब भी मैंने इस सवाल को सॉल्व किया ना, इस सवाल को सॉल्व करने में b स्क्वायर l स्क्वायर और m बहुत जगहों पे आया। बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम, तो अगर हमें बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम को समझना है तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है बेटा और रेजिस्टेंस सर्किट की, एम जो मास होगा कंडक्टिंग वायर का, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, और एम डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। इनको अगर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे एंड यू गेट अ टाइम, लेट अस सपोज दैट टाइम इज इक्वल टू बेटा 3 सेकेंड, तो आपको पता है इस सेटअप में, जिस सेटअप के लिए आपने कैलकुलेशन किया, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है दैट विल बिकम 1/e ऑफ v0, ठीक है। सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर और एम इन टर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, याद रखिएगा। तो बेटा याद रहे, मैंने आज आपको पढ़ाया, अगर हम एक कंडक्टर को एक वेलोसिटी देते हैं, पुश करते हैं विद वेलोसिटी बेटा v0, ठीक है, तो पुश देने के बाद हाथ छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअसली काम नहीं करते हैं, इसकी वेलोसिटी बेटा धीरे धीरे कम होती जाती है और इसकी वेलोसिटी जो होती है वो ये बनती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ये इक्वेशन है। उसके बाद मैंने जल्दी से आपको 1-2 सवाल कराए और उन सवालों में मैंने आपको बताइए कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो वो टाइम मैंने यहां पे निकाल दिया, इसके बराबर है। अच्छा, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बेटा v0/e बन जाएगी, और वो जो है दैट इज इक्वल टू दिस, इसमें लॉग की जरूरत नहीं है, log ऑफ e टू द बेस e 1 के बराबर आता है। सो दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक कंडक्टिंग रॉड की जो वेलोसिटी है वो कैसे डिक्रीज होती है अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया कंटिन्यूअसली, खाली एक पुश दे दिया बेटा, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। अब जो बाकी टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाता हूं। यहां पे आज इसको बेटा एंड करते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।